Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do section 13 and 14 of CPC. They are related to foreign judgments. अब ये foreign judgments होती क्या हैं? देखें, हमने डेफिनेशन क्लॉज में ऑलरेडी फॉरेन कोर्ट्स एंड फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड पढ़ा है. फॉरेन कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान की लिमिट्स के बियॉन्ड जाके सिचुएटेड है और वो उन पे पाकिस्तानी लॉज एप्लीकेबल नहीं है, वो वहाँ के लॉज के अंडर काम करती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं. जैसे कि किसी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी कोर्ट्स हैं, यूके की कोर्ट है, अमेरिका की कोर्ट है, इंडिया की कोर्ट है, बांग्लादेश की कोर्ट्स हैं. ये सारी कोर्ट्स फॉरेन कोर्ट्स कहलाती हैं और इन कोर्ट्स की तरफ से जो जजमेंट दी जाती हैं उनको फॉरेन जजमेंट्स कहते हैं. सेक्शन 13 द हेडिंग इज़ व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव. अब इस हेडिंग से हमें पहली बात जो समझ में आती है कि फॉरेन जजमेंट्स जो है वो कंक्लूसिव इन नेचर है पाकिस्तान में सीपीसी के अकॉर्डिंगली. सेक्शन 13 में हमें वो सिचुएशंस बताई गई हैं जिनमें अगर तो वो फॉरेन जजमेंट्स फॉल करती हैं तो फिर वो कंक्लूसिव नहीं होंगी, अदरवाइज एज ए जनरल रूल ये कंक्लूसिव इन नेचर होती हैं. द सेक्शन स्टेट्स अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर. ये फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो कंक्लूसिव होंगी किसी मैटर से रिलेटेड, देयर बाई डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज़. कोई पार्टीज़ हैं जिनके रिगार्डिंग अगर कोई केस पाकिस्तानी कोर्ट्स में चल रहा है, उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान उसी मैटर से रिलेटेड किसी फॉरेन कोर्ट में भी अगर कोई केस चला है तो उस फॉरेन कोर्ट की जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगी. दोबारा देखते हैं. फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव टू एनी मैटर देयर बाई डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज़ हों और बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग. या तो वो सेम पार्टीज़ हो या उन पार्टीज़ के अंडर कोई और क्लेम कर रहा हो अंडर द सेम टाइटल और पार्टीज़ का टाइटल भी सेम हो. तो इस सिचुएशन में वो फॉरेन कोर्ट की फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगी. ये हमें जनरल रूल बताया सेक्शन 13 में. एक्सेप्ट बट यहाँ पे आगे 6 सिचुएशंस बता दी गई हैं कि अगर तो वो फॉरेन जजमेंट इन 6 सिचुएशंस में फॉल करती है तो फिर वो कंक्लूसिव नहीं होगी. देखें, केस चल रहा था, एक पार्टी कोई फॉरेन जजमेंट लेके आ गई कोर्ट में, उसने प्रोड्यूस कर दिया. अब दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, ये फ़ाइनल नहीं है, इस पे हम चाहती है कि कोर्ट इस पर रिलाई ना करे. तो इस सिचुएशन में उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे शिफ्ट हो जाएगा जो ये चाहती है कि ये फॉरेन जजमेंट पे रिलाई ना किया जाए और उसी को प्रूव करना पड़ेगा, उसी को अपने केस को इन 6 सिचुएशंस में लाना पड़ेगा. यहाँ पे ये एक्सेप्शंस करने से पहले एक बात मैं और क्लियर कट कर दूँ. देखें, जो सेक्शन 10 है हमारा वो रेस्ट सब जुडिस से रिलेटेड है. उसमें ये है कि अगर एक केस चल रहा है और उसी से रिलेटेड बिटवीन द सेम पार्टीज़ सेम उनमें कॉज ऑफ एक्शन हो, किसी दूसरी कोर्ट में भी अगर सूट फाइल कर दिया जाए तो दूसरे वाले सूट को स्टे कर देती हैं कोर्ट. इसको रेस्ट सब जुडिस कहते हैं. लेकिन ये बार जो है ये फॉरेन कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. अगर उसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10 के साथ जो दी गई है मैं उसको पढ़ देता हूँ. उसमें एक्सप्लेनेशन में ये कहा है, द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. कि अगर किसी अगर पाकिस्तानी किसी कोर्ट में अगर किसी फॉरेन कोर्ट में कोई सूट में पेंडिंग हो और वही पार्टीज़ अंडर द सेम कॉज ऑफ एक्शन पाकिस्तान में भी सूट फाइल कर देंगी तो उस पर रेस्ट सब जुडिस सेक्शन 10 की बार नहीं लगेगी, वो चल सकता है. बट जो सेक्शन 11 है रेस्ट जुडिकाटा, जिसको मैं सीपीसी का स्टार सेक्शन कहता हूँ, कि अगर सिर्फ इस एक सेक्शन को सीपीसी से निकाल दिया जाए तो ये पूरी सीपीसी बेकार हो जाएगी. अब सेक्शन 11 जो रेस्ट जुडिकाटा उसमें ये था कि अगर बिटवीन द सेम पार्टी रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन एक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो फिर दोबारा उन्हीं पार्टीज़ के दौरान उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके दोबारा सूट फाइल नहीं किया जा सकता. इसको रेस्ट जुडिकाटा है. फॉरेन कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट्स फॉरेन कोर्ट्स पे रेस्ट सब जुडिस नहीं लगता, बट रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई होता है.
नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे कि ये 6 एक्सेप्शंस कौन सी हैं जिनको अगर प्रूव कर दिया जाए तो वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। नंबर 1, वेयर इट हैज़ नॉट बिन प्रोनाउंस्ड बाई अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, जो चाहे फॉरेन कोर्ट भी है, ये ज़रूरी है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो, उसके पास पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हो, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन हो, फिर ही वो फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव माना जाएगा। अगर कोई पार्टी कहती है कि नहीं जी वो तो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, तो वो साबित करे, और अगर उसने साबित कर दिया तो वो फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, उस पर रिलाई नहीं किया जाएगा। सो पहली बात, उस फॉरेन कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बी, वेयर इट हैज़ नॉट गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, यानी उसको मेरिट्स पे केस को डिसाइड ना किया हो उस फॉरेन कोर्ट ने, उस फॉरेन जजमेंट पे। अब मेरिट पे केस डिसाइड करना क्या होता है, यानी दोनों पार्टीज़ को सुना गया हो, दोनों पार्टीज़ की प्लीडिंग्स हो, दोनों पार्टीज़ की एविडेंसेस हो, और उस पे दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट्स हो, तो इसको हम कहते हैं कि केस मेरिट पे डिसाइड किया गया। दोनों पार्टीज़ की सारी एविडेंसेस लेके, पूरे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके फिर वो फ़ैसला आया। सो इसको हम डिसीजन ऑन मेरिट कहते हैं। तो दूसरी बात ये आ गई कि अगर वो फॉरेन जजमेंट ऑन मेरिट उस पर डिसीजन नहीं दिया गया तो इस सिचुएशन में वो कंक्लूसिव नहीं होगी। थर्ड वन, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी साफ पता लग रहा है कि किसी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई है उस जजमेंट में, और रिफ्यूज़ल टू रिकग्नाइज द लॉज ऑफ पाकिस्तान इन केसेस इन विच सच लॉ इज़ एप्लीकेबल, या फिर पाकिस्तानी जो लॉज हैं उनको रिकग्नाइज़ करने से रिफ्यूज़ करके वो जजमेंट दी गई हो, तो इस सिचुएशन में भी वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। नेक्स्ट वन, फोर्थ, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस, वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाके जजमेंट दी गई हैं। अब ये नेचुरल जस्टिस क्या होती है, देखें हमारे एक मुहावरा है, एक सेइंग है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी किसी को सुने बगैर ही फैसला कोर्ट ने दे दिया हो, वो आया भी हो लेकिन उसको कहा हो कि आप उसको सुना ही ना गया हो, फिर फैसला दे दिया गया हो। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि सबको सुन के फ़ैसला देना चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं सुना गया, पहली बात, या फिर एक और सेइंग है, नो वन शुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, के ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन उसका खुद का केस और वो खुद ही जज बन के उसको सुनना शुरू कर दे, या इस किस्म की कोई बात हो, तो ये भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और फिर ये है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि बायस हो के एक फ़ैसला दे दिया गया हो, तो वो भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। सो अगर वो फॉरेन जजमेंट जो है उसमें नेचुरल जस्टिस को की वायलेशन करके फ़ैसला दिया गया हो, तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी। लेकिन ये प्रूव किसने करना है, जो चाह रहा है कि उस पर फॉरेन जजमेंट पर रिलाई ना किया जाए, वो कह रहा है कि ये इसको कंक्लूसिव ना माना जाए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है, वही प्रूफ करेगा। नेक्स्ट वन इज़ वेयर इट हैज़ बिन ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड, या फिर उस फॉरेन कोर्ट के साथ फ्रॉड करके तो जजमेंट दे दी गई हो, इस सिचुएशन में भी वो कंक्लूसिव नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज़ वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, या लास्ट बात ये आ गई कि जो क्लेम किया गया था उस सूट में जिसमें वो फॉरेन जजमेंट दी गई है, वो जजमेंट दी गई है, वो क्लेम जो है वो पाकिस्तानी लॉज में अलाउड नहीं है, वो पाकिस्तानी लॉज उसको अलाउ नहीं करते। फॉर इंस्टेंस गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई क्लेम था, वो डिसाइड किया गया, तो पाकिस्तान में तो गैम्बलिंग अलाउ ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी वो फॉरेन जजमेंट को नहीं माना जाएगा। सेम वे अगर उसमें प्रोस्टिट्यूशन फॉर इंस्टेंस, बाहर के मुल्कों में तो लीगल भी होती है, अगर वो उससे रिलेटेड कोई क्लेम था और उसको उससे रिलेटेड कोई जजमेंट दे दी गया, तो उसको भी पाकिस्तानी लॉज में, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं उस जजमेंट को, उस फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव माना जाएगा। सो ये थी वो 6 सिचुएशंस जिनमें अगर तो वो फॉरेन जजमेंट फॉल करती है तो वो कंक्लूसिव नहीं होगी, अदरवाइज़ फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होती हैं। सेक्शन 14 में इसके साथ ही इन्होंने प्रिजम्पशन भी अटैच कर दिया, प्रिजम्पशन एज फॉरेन जजमेंट्स। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट, जब भी कोर्ट के पास किसी
कोई सर्टिफाइड कॉपी किसी फॉरेन जजमेंट की प्रोड्यूस की जाएगी किसी भी पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पे वर्ड है शैल, कोर्ट ने इनिशियल प्रजम्पशन लेनी है, ये मैंडेटरी है। दैट सच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाई ए कोर्ट ऑफ कम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, के जिस कोर्ट ने ये जजमेंट दी है वो कम्पिटेंट कोर्ट थी, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन थी। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, या तो जब तक वो कोई रिकॉर्ड पे ऐसी बात है कि वो कोर्ट कम्पिटेंट नहीं थी तो उस सिचुएशन में नहीं, अदरवाइज इनिशियल प्रजम्पशन यही होगी कि वो कम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से दी गई है। बट सच प्रजम्पशन मे बी डिस्प्लेस्ड बाई प्रूविंग वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, या लेकिन उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन थी नहीं थी, अगर तो कोई दूसरी पार्टी इस बात को प्रूव कर देता है कि उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, तो जो इनिशियल प्रजम्पशंस थी वो ख़त्म हो जाएगी, वो डिसअपीयर हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेन जजमेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट था। समटाइम्स ऐसा होता है कि पाकिस्तानी कोर्ट में एक केस चल रहा है और फिर फॉरेन जजमेंट भी आ जाती है उसमें, तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी अगर सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम कॉज ऑफ एक्शन पे है तो उसको पाकिस्तान में माना जाएगा। लेकिन जो पार्टी कहती है कि नहीं इसको ना माने, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होगा। सेक्शन 13 की जो सिचुएशंस हैं उनमें अपने केस को उस पर्सन को लाना पड़ेगा, फिर वो फॉरेन जजमेंट्स नहीं मानी जाएगी, अदरवाइज़ कोर्ट उनको मानती है, उन पर रिलाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।